सर मैं आपके पास आऊंगा। ये कहते हैं कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, लेकिन क्या यहां पर इस स्थिति में जब ये कहा जा रहा है अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं, अभी भी कोई गुंजाइश है? जो बात भारत कह रहा है कि कूटनीतिक लिहाज से इस मसले का समाधान हो, बातचीत के जरिए समाधान हो, कहीं कोई गुंजाइश आपको नजर आ रही है? आप बेहतर समझा सकते हैं सर। देखिए, इस समय तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर हमें बातचीत करनी है तो दोनों पार्टी हैं, उनको आना पड़ेगा नेगोशिएटिंग टेबल पर। मेरे विचार से इस समय रूस बिल्कुल ऐसे उसमें नहीं है, मूड में नहीं है जो वो बातचीत करे। उसने यहाँ पर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है और वो उसका ये गंतव्य है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है। जो यहाँ की जो सरकार है कीव में, जिसका झुकाव पश्चिम की तरफ है, जिसका झुकाव नेटो की तरफ है, यूरोपियन यूनियन का वो मेंबर बनना चाहता है, जो उसको वहां से वो हटाए, उसको वहां से वो खत्म करे और अपने मनपसंद कोई वहां पर राष्ट्रपति वहां पर लाया जाए, जिससे कि वो रूस के जो हित हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर सके, रूस की तरफ उसका लगाव हो। तो अभी जो बात है, हालांकि मैं ये मानता हूं जो आगे चलते हुए इसका समाधान जो निकलेगा, आखिर में इसको जो स्टेबिलिटी एक आएगी तो वो बातचीत से ही होगी, डिप्लोमेसी से होगी। एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा, वो बातचीत से ही होगा, डिप्लोमेसी से होगा। परंतु भारत का जो कहना था, शुरू से यही कहना है, जो लड़ाई के लिए नहीं जाना चाहिए कोई भी। वहां पर जो भी डॉनबास में भी जो हुआ था, जो एक्शन लिया था रूस ने, जो दोनों जो प्रोविंसेस हैं डोनेट्स्क और लुगान्स्क, इनको उन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्रीज डिक्लेयर कर दिया, तो तब भी भारत का यही कहना था जो ये हालात को डी एस्केलेट किया जाए, सभी साइड्स रिस्ट्रेन इसमें बरतें और इसको आगे नहीं लेकर जाए। कल भी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी स्टेटमेंट थी, हमने खेद प्रकट किया था जो ये बातचीत को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है और वहां पर जंग शुरू हो गई है। परंतु फिर भी हमने कहा जो और अभी जो कल रात को बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति पुतिन की, उसमें भी यही कहा गया होगा जो जरूर आप इसको जो जंग है इसको रोकिए। पर मेरे विचार से ये एक कदम जो उठाया है, जिसे कहा जाता है ना, पुतिन ने ही हैज क्रॉस द रूबिकॉन। अब उन्होंने ये वाला डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया है, अब इसको ये तोड़ तक ही लेकर जाएंगे, जब तक कि वहां पर कितनी भी देर लग जाए। हम सुन रहे थे जो कीव कल रात को ही गिर जाएगा, आज सुबह गिर जाएगा, परंतु ये देखकर ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कीव बिल्कुल यूक्रेन, उसकी जो सेना है बिल्कुल सामने खड़ी है रूस के और उसको नहीं आगे बढ़ने दे रही है, ये एक नया पड़ाव है इसमें। ठीक है, हमारे साथ आसिफ जी भी लगातार बने हुए। आसिफ जी, खबर ये भी आई कि 10,000 यूक्रेन के लोग हैं जिन्हें रूस ने हथियार दिए हैं। कल भी उनके राष्ट्रपति को हमने सुना कि अपने मुल्क के लिए आप सामने आए, लड़ाई लड़े। लेकिन जैसा ही गौरव बार बार कह रहे थे कि देखिए, रशिया एक महाताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, आप उस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अब इस स्थिति को आप आगे कहां बढ़ते हुए देख रहे हैं? ऑप्शंस क्या कोई बच रहा है यहां यूक्रेन के पास, जब मदद बाहर से नहीं मिल सकती है? और ये जो खबरें आ रही है कि यूक्रेन ने रिटेलिएट किया है बड़ी तादाद में, इस इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप बेहतर समझा सकते हैं। शुभंकर भाई, सबसे पहले मैं बताऊं कि कल जब ये देर रात की बात है, हमने कई मीडिया रिपोर्ट्स को देखा और सुन रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की कहाँ है ये भी नहीं पता चल पा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि अब पूरी तरह से रूस की सेना कीव के ऊपर जाके बस सुबह तक या दोपहर तक उनका पूरा कब्जा हो जाएगा। गौरव भाई ने बड़ी अच्छी वहाँ से खबरें दी हैं और रिपोर्ट करी हैं। मैं तो पहले आशा करूँगा कि वो पूरी तरह से सेफ रहें और वहाँ बहुत अच्छी तरह से वापस अपने मुल्क भी आएँ। अब जब आप कह रहे हैं कि वहाँ की ज़ेलेंस्की ने और यूक्रेन की सरकार ने वहाँ 10,000 अपने सिटीजन्स को हथियार दिए हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन अभी है नहीं, क्योंकि अभी आपने उससे पहले वाले सवाल में जो कहा था कि एस्केप बोट वाली बात, कि बलि का बकरा बनाने वाली बात, तो कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल तो हुए हैं। और आप देखें कि वो पूरी एक उम्मीद थी ज़ेलेंस्की को भी, और ये कि उनको अमेरिका से, जो बाइडेन से, नेटो से और हर जगह से मिलिट्रली कुछ सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस और वो सब चीजें तो अपनी जगह है, वो अब वो भी नहीं करेंगे तो फेस सेविंग कैसे होगी, वो उसका इम्पैक्ट भी बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन जब आपको जरूरत होती है
तिनके का सहारा भी उस वक्त जो है बहुत काम होता जी। है। अभी जब उनको जरूरत है और वहां पे वो कह रहे हैं कि हमारी फौज वहां नहीं जाएगी, तो इससे बहुत मनोबल जो है ज़ेलेंस्की का और वहां यूक्रेन की सरकार का, या जो लोग भी इस तरह की रेजिलियंस को दिखाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही मनोबल को और डिस्करेज करने वाली बात है। जो थोड़ा अगर उनको और शक्ति जो मिल सकती थी, वो कल की स्पीच के बाद पूरी तरह से डिमोरलाइज हो चुके होंगे। जब ये ऑप्शन जब उनके पास होगा तो वो क्या करेंगे? वो तो अब की जो आम जनता होगी, जी। जो भी ये ख्वाहिश दिखाए, विलिंगनेस दिखाए कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपको इसमें इस युद्ध में जितनी भी एक कंट्रीब्यूशन एक सिटीजन होने के नाते दे सकते हैं, देंगे। यूक्रेन में भी एक बड़ी तादाद है जो रूस से सहानुभूति रखती है। उसे लगता है कि इस पूरे विवाद के पीछे अमेरिका था और अब अमेरिका ने जब वहां पर मदद करने की बात से इनकार कर दिया है, तो वहां की आवाम में क्या रिएक्शन है? क्योंकि चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति हो या रूसी राष्ट्रपति हो, दोनों अपने मुल्क की आवाम के साथ साथ दूसरे मुल्क की आवाम को भी संबोधित कर रहे हैं जब वो मीडिया के सामने आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जब उन्होंने रूस की आवाम को संबोधित किया, तो अब देखिए रूस में किस तरह के विरोध प्रदर्शन इस समय हो रहे हैं। न केवल राजधानी मॉस्को में बल्कि सेंट पीटर्सबर्ग में भी विरोध हो रहा है रूस के इस ऑपरेशन के विरुद्ध। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, यही समस्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन में है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले ऐसे कई लोग हैं जो खासे नाराज है इस बात से कि उन पर यूक्रेन की भाषा थोपी गई और एक अरसे तक थोपी गई। वो रूसी भाषा बोलते रहना चाहते थे। उनके निकट सगे संबंधी, परिजन, रिश्तेदार, मित्र सब रूस की सीमा में है और पहले आवाजाही रेगुलरली लगातार होती रहती थी, वो अब नहीं हो रही है। तो इससे उनमें भी नाराजगी है। उनका यह मानना है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और जो नेशनलिस्ट हैं यूक्रेन में और खासतौर पर पश्चिमी यूक्रेन में, वो पश्चिमी यूक्रेन का कल्चर या यूक्रेन की भाषा रूसी बोलने वाले लोगों पर थोप रहे हैं और इसको लेकर दोनों में खासा तनाव रहता था। और इसी को लेकर डोनेट्स्क और लुहांस्क अलग अलग प्रांत बन गए, जिनको अब राष्ट्रपति पुतिन ने अलग देश घोषित कर दिया। अब उनका प्रयास यह है कि वो पूर्वी यूक्रेन के पूरे डॉनबास इलाके को अपने कब्जे में ले ले। यही उनका प्रयास खार्किव में है, जहां कल देर रात तक बहुत भीषण लड़ाई हुई। शुरू में मिसाइल फायरिंग हुई, उसके बाद आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और टैंक्स भेजे गए और अब भी उस क्षेत्र में लड़ाई जारी है। अगर ये पूर्वी यूक्रेन का पूरा हिस्सा, अच्छा दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं शुभांकर, तो दक्षिण की तरफ से जो ओडेसा है और जो ब्लैक सी की तरफ से और सी ऑफ अजोव की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, वो पानी से मतलब समुद्र से यूक्रेन के लैंड पर हमला कर रही है रूस की नौसेना। ये तीन तरफ से जो हमले हो रहे हैं, ये कितनी देर तक यूक्रेन झेल पाएगा? और अगर ये होता गया तो क्रीमिया से लेकर डॉनबास के इस पूरे क्षेत्र तक अगर ये सारा का सारा इलाका यूक्रेन से कट गया तो पूर्वी यूक्रेन तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। पश्चिमी यूक्रेन बहुत छोटा रह जाएगा। तो उनकी जितनी स्टील मिलें हैं, कोयले की खदानें हैं, जो ब्रेड बास्केट यूरोप का यूक्रेन कहलाता है, वो ब्रेड बास्केट आधा हो जाएगा। दूसरी तरफ चेर्नोबिल पर रूस का कब्जा हो गया है। तो एक बहुत सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी के तहत रूस आगे बढ़ रहा है। उसको क्या रोकने में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कामयाब होंगे? आप बातचीत का जिक्र कर रहे थे, तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल ये बयान भी दे दिया कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, हम नेटो का सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई नेटो देश हमारा साथ दे रहा है? कोई नेटो देश हमारा साथ नहीं दे रहा, हम अकेले लड़ रहे हैं। तो कुछ हद तक ये हताशा अब झलक भी रही है।